गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है टेस्ट नंबर 114 यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इस टेस्ट का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा रात तक या फिर कल मॉर्निंग तक। हाल ही में अपने तीखेपन के कारण चर्चा में रही राजा मिर्च या भूत जोलोकिया की खेती जो है कहाँ होती है, बताइए। जोलोकिया या जोलकिया कहाँ होती है? नागालैंड में, वेस्टर्न घाट में, कर्नाटक में या जम्मू कश्मीर? नागालैंड में। तो देखिए इसकी खेती जो है नागालैंड में होती है और नागालैंड सरकार को इस मिर्च के लिए साल 2008 में जीआई टैग हासिल हुआ था, जोग्राफिकल इंडिकेशन। देखिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के जीआई संबंधी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के मकसद से नागालैंड की राजा मिर्च, जिसे किंग चिली भी कहा जाता है, इसकी जो एक खेप है उसको हाल ही में हवाई मार्ग से गुवाहाटी के रास्ते लंदन भेजा गया, लंदन को निर्यात किया गया, इसलिए न्यूज़ में है ये। देखिए भूत जोलकिया दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे तीखी मिर्च है। ठीक है, यह मैक्सिको की रेड सवीना मिर्च से भी दोगुनी तीखी है। तो केयानिन मिर्च, जिसे हावेनेरो मिर्च के तौर पर जानते हैं, उससे जो है ये 3 गुना तीखी है। ठीक है, दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे तीखी मिर्च है ये। नागालैंड में इसकी खेती होती है। देखिए भूत जोलकिया को घोस्ट पेपर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, साल 2007 में इस मिर्च को गिनेज बोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। देखिए भूत जोलोकिया मिर्च का इस्तेमाल जो है खाने के साथ साथ हथियार के तौर पर भी करते हैं। वर्ष 2009 में डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने, ठीक है, भूत जोलोकिया के हैंड ग्रेनेड में इस्तेमाल पर जो है विचार किया था और तेजपुर स्थित डीआरडीओ की लैब ने इस मिर्च से प्रेरित होकर एक चिली ग्रेनेड या फिर मिर्ची बम बनाया था। वहीं साल 2016 में पैलेट गन में भी इसके इस्तेमाल के प्रस्ताव पर विचार किया गया, जिससे कि उग्रवादियों को तुरंत जो है तितर बितर किया जा सके। तो याद रखना, घोस्ट पेपर बोलते हैं इसको, राजा मिर्च, नागालैंड में इसकी खेती होती है। ठीक है, और लंदन को ये निर्यात की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। रूस भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 भारत में आयोजित किया जाएगा और यह इन दोनों देशों के बीच 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा। देखिए अधिकतर जो यूपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं वो नंबरिंग में गलती नहीं करता है। ठीक है, नंबर वाले स्टेटमेंट में करेक्ट ही होते हैं, मतलब पिछले 10 वर्षों का इतिहास देखो तो। ठीक है, गलती होती है यहाँ पर, रूस में होगा ये। ठीक है, भारत में नहीं, रूस में आयोजित होगा 1 अगस्त से, तो केवल 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी बी। तो भारत और रूस के बीच 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 1 से 13 अगस्त 2021 तक रूस में आयोजित किया जाएगा, रूस के बोल्गोग्राद में। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई संबंधी संयुक्त राष्ट्र के फैसले के अनुपालन में दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो आतंकवाद विरोधी अभ्यास करेंगी, भारत और रूस। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में नल से पेयजल मिशन की शुरुआत ओडिशा सरकार ने की है और नल का पानी इतना साफ होगा कि इसे फिल्टर करने की आवश्यकता नहीं होगी। नल से पेयजल मिशन उड़ीसा की सरकार है या उत्तर प्रदेश की सरकार है? उड़ीसा की सरकार है, करेक्ट है। और नल का पानी इतना स्वच्छ होगा कि इसे फिल्टर करने की आवश्यकता नहीं होगी, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो देखिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में पुरी में नल से पेयजल मिशन का उद्घाटन किया और भारत में उड़ीसा का पुरी जो है इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहला है। ठीक है, भारत में उड़ीसा का पुरी पहला और एकमात्र ऐसा शहर बन गया जहां 24 घंटे लोगों को नल के जरिए पानी पीने का जो है स्वच्छ पानी उपलब्ध होगा और नल का पानी इतना स्वच्छ होगा कि इसको फिल्टर करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2025 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 साल भर होने वाला है इसको। के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति पर आधारित है, बिल्कुल करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। 2025 थोड़ा कम समय, ठीक है, 2030 तक 100% नामांकन करना है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो देखिए, जो अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो आई थी 1986 में, जिसमें वर्ष 1992 में संशोधन किया गया था, ठीक है। अब ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक का समय, 25 तक नहीं है, सकल नामांकन अनुपात, ठीक है, उसको 100% लाने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। एकेडमिक क्रेडिट बैंक क्या है? एकेडमिक क्रेडिट बैंक यह एक वर्चुअल स्टोर हाउस है, यह एक वर्चुअल स्टोर हाउस है, यह एक वर्चुअल स्टोर हाउस है, तीनों में कॉमन है, जो हर स्टूडेंट के डेटा का रिकॉर्ड रखेगा, जो हर किसान के डेटा का रिकॉर्ड रखेगा, जो हर भारतीय नागरिक के डेटा का रिकॉर्ड रखेगा। बताइए। एकेडमिक क्रेडिट बैंक एक वर्चुअल स्टोर हाउस है जो हर स्टूडेंट के डेटा का रिकॉर्ड रखेगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। भारतीय नागरिक नहीं है, सभी किसान नहीं है। तो एकेडमिक क्रेडिट बैंक एक वर्चुअल स्टोर हाउस है जो हर स्टूडेंट के डेटा का रिकॉर्ड रखेगा। देखिए, इसके लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। इसके बाद वहाँ पढ़ने वाले हर स्टूडेंट का डेटा जो है स्टोर होना शुरू हो जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे टाइम पीरियड के हिसाब से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री दी जाएगी। फॉर एग्जांपल के तौर पर, जैसे कोई फर्स्ट ईयर पास कर लेता है और पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर पास करने पर उसको डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल या पूरा कोर्स कर लेगा तो उसको डिग्री दी जाएगी। यह कॉमर्शियल बैंक की तरह काम करेगा, ठीक है। और स्टूडेंट जो है इसके कस्टमर होंगे एकेडमिक क्रेडिट बैंक के, ठीक है। याद रखना ये चीज़ को, क्योंकि स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकता है कि फर्स्ट ईयर पास करने वाले को सर्टिफिकेट मिलेगा या डिप्लोमा। तो डिप्लोमा सेकेंड ईयर वाले को मिल रहा है, पहले साल वाले को सर्टिफिकेट, और 3 साल या पूरा कोर्स करने वाले को मिलेगी डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। ऋण वसूली न्यायाधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, ऋण वसूली न्यायाधिकरण की स्थापना बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों से ऋण की वसूली करने के लिए की गई थी। केवल सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त देश का कोई भी न्यायालय इस न्यायाधिकरण द्वारा विचारित मामलों पर क्षेत्राधिकार नहीं रखता है। ऋण वसूली न्यायाधिकरण, ऋण वसूली न्यायाधिकरण में विचारित मामले को सुप्रीम कोर्ट भी देख सकता है और हाई कोर्ट भी देख सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है केवल सुप्रीम कोर्ट देखेगा, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, बाकी पहला वाला सही है। तो 2 को एलिमिनेट कर दीजिए। तो देखिए, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों यानी DRT की स्थापना बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों से ऋण की वसूली करने के लिए की गई थी। और देखिए, इन न्यायाधिकरणों की स्थापना बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को देय ऋण वसूली अधिनियम 1993 के अंतर्गत हुई थी, ठीक है। इन न्यायाधिकरणों की स्थापना ऋण वसूली न्यायाधिकरण के द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील जो है ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण के पास की जा सकती है, ठीक है। DRT मतलब ऋण वसूली न्यायाधिकरण का अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक ऐसा अधिकारी होता है जो जिला जज बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, ऋण वसूली न्यायाधिकरण का अध्यक्ष, ठीक है। तो जिला जज बनने की योग्यता, ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, इसका जो कार्यकाल होगा 5 साल या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाए तब तक होगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त देश का कोई भी न्यायालय इस न्यायाधिकरण द्वारा विचारित मामलों पर क्षेत्राधिकार नहीं रखता, ठीक है। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों हैं, ऐसा नहीं है केवल सुप्रीम कोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि योजना किसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? जल शक्ति मंत्रालय, नीति आयोग, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद? बताइए। एलिमिनेट करें। नीति आयोग नहीं है, जल शक्ति मंत्रालय नहीं है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नहीं है,
ICAR है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि योजना का आरंभ हुआ था 2016 में। पर्यावरणीय, संपोषणीय और मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने हेतु जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और गाय आधारित अर्थव्यवस्था यानी काउ बेस्ड इकोनॉमी में मानव संसाधन विकसित करने के लिए किया गया था। ठीक है, यह जो योजना है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के शिक्षा प्रकोष्ठ द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। बादल फटने की घटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए, बादल फटने की घटना तब घटित होती है जब सापेक्षित आर्द्रता अधिकतम स्तर पर होती है और तापमान कम होता है। कम होता है, अधिक होता है, एक सी कट जाएगा पूरा स्टेटमेंट अगर गलत होगा तो। भारतीय उपमहाद्वीप में बादल फटने की घटना आमतौर पर तब होती है जब मानसून उत्तर की ओर बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से मैदानी इलाकों में या फिर हिमालय की ओर बढ़ता है। बताइए। देखिए, दोनों के दोनों करेक्ट हैं ये स्टेटमेंट। ठीक है, कमी होता है तापमान। तीव्र गति से हम चल रहे हैं, कुछ छूट छाट जाता है, समझ में नहीं आता है, तो PDF मिलेगा आपको, उसमें पढ़ना अच्छे से। PDF इसका ज़रूरी है क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट रहते हैं। तो देखिए, सापेक्षित दोनों सही हो गए। सापेक्षित आर्द्रता और मेघ आवरण निम्न तापमान एवं धीमी हवाओं के साथ अधिकतम स्तर पर होता है, जिसके कारण बादल बहुत अधिक मात्रा में जो है तीव्र गति से संघनित होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप बादल फट सकते हैं। इसलिए करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। बादल फटना एक छोटे से क्षेत्र में छोटी अवधि की तीव्र वर्षा की घटना। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर इसको क्या कर सकते हैं, बादल फटना एक बड़े क्षेत्र में, ठीक है, बड़ी अवधि की और लंबे समय की घटना है। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, याद रखना। तो बादल फटना छोटे क्षेत्र से छोटी अवधि और तीव्र वर्षा की घटना है। यह लगभग 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र में 100 मिलीमीटर प्रति घंटे से अधिक अप्रत्याशित वर्षा के साथ एक मौसमी घटना है। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में आमतौर पर यह घटना तब घटित होती है जब मानसून जो है उत्तर की ओर बंगाल की खाड़ी या अरब सागर के मैदानी इलाकों में और फिर हिमालय की ओर बढ़ता है, जो कभी कभी प्रति घंटे 75 मिलीमीटर वर्षा करता है। ठीक है, हर घंटे में 75 मिलीमीटर वर्षा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। बाघ संरक्षण से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। बाघ संरक्षण वनों के संरक्षण का प्रतीक है। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा बाघ संरक्षण से संबंधित है क्या? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है क्या? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है, करेक्ट है। चूँकि करेक्ट है तीसरा स्टेटमेंट, तो ये तो हो नहीं सकता ना ये हो सकता, क्योंकि अपने को 3 लाना है। ठीक है, या C या D है। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा बिल्कुल बाघ संरक्षण से संबंधित है, तो 2-3 तो है नहीं, तो पहला भी करेक्ट हो गया। बाघ संरक्षण वनों के संरक्षण का प्रतीक है, सत्य है भी, क्योंकि बिल्कुल उच्च मांसाहारी है, सबसे ऊपर तो यही रहता है किसी भी खाद्य श्रृंखला में। तो देखिए, बाघ जो है किसी खाद्य श्रृंखला में उच्च उपभोक्ता है, जो खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर होता है और जंगली आबादी को नियंत्रित करता है। देखिए, इस प्रकार बाघ जो है शिकार द्वारा शाकाहारी जंतुओं और उस वनस्पति के मध्य संतुलन बनाए रखने में मदद करता है जिस पर वे भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। वे कौन? शाकाहारी जंतु। देखिए, इस प्रकार बाघ संरक्षण वनों के संरक्षण का प्रतीक है, इसलिए सही हो गया पहला स्टेटमेंट। अब देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा को नवंबर 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय टाइगर फोरम में इकट्ठे हुए 13 टाइगर रेंज देशों के नेताओं द्वारा अपनाया गया था 2010 में। इसका उद्देश्य बाघों के प्राकृतिक आवास की रक्षा हेतु एक वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा देना और सफ़ेद बाघ संरक्षण के लोगों की जागरूकता को बढ़ाना। ठीक है, बढ़ाना है, सही है दूसरा भी। 29 जुलाई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने से संबंधित एक वार्षिक कार्यक्रम है, तो करेक्ट हो गया तीसरा भी। पहला अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में मनाया गया था। क्लियर। चलिए 10वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण AERA एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक वैधानिक निकाय है
एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी भारतीय हवाई अड्डों पर बेमानी की सेवाओं के लिए टैरिफ और अन्य शुल्कों को नियंत्रित करता है क्या? बताइए। क्या भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण हवाई अड्डों पर बेमानी की सेवाओं के लिए टैरिफ और शुल्कों को नियंत्रित करता है क्या? हाँ, करता है। वैधानिक निकाय है ये, एरा। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो देखिए, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण 2008 पारित किया गया, जिसने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण को एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित कर दिया। देखिए, यह इस बात को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया गया था कि देश को एक ऐसे स्वतंत्र नियामक की आवश्यकता है जिसके पास पारदर्शी नियम हो और जो सेवा प्रदाताओं के साथ साथ उपभोक्ताओं के हितों का भी ध्यान रख सके। एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण, ठीक है, प्रमुख हवाई अड्डों पर वैमानिकी सेवाओं के लिए टैरिफ और अन्य शुल्कों को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न थे। अधिकतर जो इसमें टॉपिक थे वो करंट से रिलेटेड थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। धन्यवाद।